सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट उससे पहले एक छोटा सा समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ दीज 4 बॉल्स समझ रहे हैं। इनका नंबर कितना है? टोटल 4 बॉल्स हैं। अगर इनकी कंजर्वेशन बोला जाए तो इसका क्या मतलब होगा, तो सबसे पहले वो समझेंगे और फिर उससे लिंक कर कर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए एक बॉक्स लिया हुआ है, ये जो बॉर्डर दिया गया है बॉक्स का, दिस इज द बॉर्डर, और इसमें एक वैल्यू डिफाइन की है m, जो होगी p प्लस k के इक्वल, यानी कि इनके जोड़ के इक्वल। p और k क्या है? 2 कंपार्टमेंट्स हैं m बॉक्स के, और बीच में ये देखिए ये एक लाइन डॉटेड दी गई है। इसका मतलब कि बॉल्स इधर उधर जा सकती हैं, दे कैन कन्वर्ट, p से k में जा सकती हैं, k से p में जा सकती हैं। तो अगर ये एग्जाम्पल अगर आप दिमाग में रखें तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कंजर्वेशन कब कहा जाएगा इन बॉल्स का हुआ, और कंजर्वेशन कब कहा जाएगा कि नहीं हुआ। लेट्स चेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये बॉल्स जो हैं कुछ बच्चों को दी गई और उन्होंने वो बॉक्स जो है वो वापस किया हमें। अब हम बताएंगे कि कंजर्वेशन हुई कि नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ये जो पहले केस में हमारा जो यही केस था, बेसिक केस, इस तरह से बॉक्स दिया गया था। पी में कितनी बॉल्स थी? 2, और के में भी 2। ओके, जब हमने वापस लिया बॉक्स तो यहाँ देखिए पी में कितनी रह गई हैं? 2, और के में कितनी रह गई हैं? 1। तो m क्या हुआ? m क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है p प्लस के, इन दोनों का जोड़, तो यहाँ निकला m इज इक्वल टू 3। पहले कितना था m? 4। तो जब बॉल्स हमें नहीं मिलेंगी इक्वल तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन नहीं हो रहा। सेकंड केस में देखिए सेम, यहाँ 2 और 2 थी, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एक ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गई है एक बॉल, तो यहाँ m तो बढ़कर 5 हो जाएगा, ये भी कंजर्वेशन नहीं हुई। तो ना बढ़ना ना घटना, हमें m इक्वल चाहिए, यानी कि इनका जोड़ इक्वल चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर PP इज इक्वल टू 2 स्टार्टिंग में था, बच्चे को ये बॉक्स दिया गया, उसने वापस किया। यहाँ पर P क्या हो गया है? देखिए सारी बॉल्स जो के कंपार्टमेंट में थी वो, क्योंकि ये डॉटेड लाइंस है, हमने बोला था ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो ये यहाँ पर पहुँच गई, तो P तो 4 हो गया और K 0 हो गया। पर क्या M चेंज हुआ? विच इज़ M क्या है? P प्लस K है, तो वो तो सेम ही रहा, यानी कि P 4 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, 4 ही रहेगा। जब m स्टार्टिंग में भी यहाँ 4 था और लास्ट में भी 4 मिला, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन हो रही है। जब यहाँ पर देखिए सेकंड केस में, ये इससे उल्टा केस है, यहाँ पर सारे जो बॉल्स हैं वो के कंपार्टमेंट में चली गई हैं, तो यहाँ भी यहाँ हमें p प्लस के कैलकुलेट करना होगा, तो 0 प्लस 4 होगा, तो अगेन 4, यहाँ भी कंजर्वेशन हो रही है। तो जो हमने यहाँ पर 2 रूल्स बताए, एक यहाँ पर समझकर कि कब कंजर्वेशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर समझकर, तो वहाँ से आप ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में एक 2 रूल्स तो भरा ही लिए होंगे कि जब हम बोल रहे हैं कि m जो है वो कंजर्व्ड होना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू, कंजर्व जो वर्ड है इसको आप सेम, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू ऑफ m है, टोटल वैल्यू जो m है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए। दिस इज द रूल नंबर 1। अगर यही नहीं होगा, बॉल ही मिस हो जाएगी, तो वी विल से कंजर्वेशन ऑफ दीज बॉल्स नहीं हुआ। और रूल नंबर 2 क्या है? दैट फॉर्म कैन चेंज, यानी कि रूप बदल सकता है। ऐसा नहीं कि इसी तरह से बॉल्स मुझे वापस मिल जाएं बॉक्स में। अगर वो बॉल्स p में ही है चलेगा, दे कैन इंटरचेंज। ये जो परफोरेटेड हमने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, यहाँ पे आदान प्रदान हो सकता है, P से K में जा सकता है। देखिए सेकंड बॉल में सारा K में चले गया, दैट इज़ फाइन विद मी, उसको भी मैं कंजर्वेशन बोलूँगा कि बॉल्स का हुआ है। अगर हमने ये एग्जांपल समझ लिया सिंपल बॉक्सेस का, तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझना बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ P जो ले रहा था इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल दूँ और K को काइनेटिक एनर्जी बोल दूँ, और ये जो इंडिविजुअल बॉल्स हैं, सपोज करो ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती हैं 1 जूल की, तो टोटल कितनी हो गई? 4 जूल की एनर्जी हो गई। तो अगर यहाँ पर देखें इस एग्जांपल को, तो हमने m कितना दिया था? 4 दिया था, 4 जूल्स। यहाँ पर क्या हुआ? p हो गया 4 जूल्स, k हो गया 0 जूल्स, क्योंकि m कितना रहा? m सेम ही रहा, m में फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सम ऑफ
पोटेंशियल एंड किनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द कंजर्वेशन, मतलब सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, या आप वो यूज़ कर सकते हैं कंजर्व रहना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व रहना या सेम रहना या कांस्टेंट रहना। और मैकेनिकल एनर्जी है क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ये वही हैं पी एन के एग्जांपल्स। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। जो m की वैल्यू है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। बट यहाँ पर डेफिनेशन में एक सेकंड लाइन भी दी हुई है, कंडीशन अप्लाइड करके जो स्टार मार्क होता है उसी तरह, कि इफ़ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। ये कंडीशन दी हुई है, ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू कब होगा, जब जो फोर्सेस एक्ट करने वाली हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इसको हम बाद में देखते हैं इस सेंटेंस को, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड कैसे रहेगा, कौन से एग्जाम्पल में रहा है। तो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो बॉल्स वाला एग्जाम्पल जो था, बॉक्स वाला, वो छोड़ देते हैं, बट मेन आइडिया वहीं से लेके चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें दिखाना हो, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉल। ओके, एक बॉल है और वो किसी हाइट पर है, स्टेशनरी है, मतलब अभी तक रोका हुआ है उसको, और उसके बाद वो छोड़ दी जाती है तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि 4 जूल्स हैं। जैसे 4 बॉल्स जो रिप्रेजेंट कर रही थी एक एक जूल को मिलाकर, और जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। राइट, इस कंडीशन पे अभी तक, क्योंकि कुछ वेलोसिटी है नहीं, वो स्टेशनरी है। तो बेटा ये वही एग्जांपल हो गया जो हम कर रहे थे। तो व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल्स और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 जूल्स, बट मैकेनिकल एनर्जी जो m है, जो इनका जोड़ है, वो तो 4 ही रहा, मैकेनिकल एनर्जी 4 है। अब हम चलते हैं, जब ये बॉल नीचे आ चुकी होगी, यहाँ पर जब ये बॉल नीचे आ जाएगी, कॉमन सेंस से ही आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी माप रहे हैं इसकी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी नीचे को गति बढ़ती जाएगी और नीचे आके मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि आप रेफरेंस के पास आ गए हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ये बेटा वही एग्जाम्पल हो गया बॉक्सेस का, कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ऊपर से नीचे आते हुए सारी ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये जो परफोरेटेड लाइन है ये ट्रांसफ़र के लिए है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। बट क्या मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई, नहीं, वो अगेन 4 जूल ही है। अभी तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब दोनों को साथ में देखिए, दोनों एग्जाम्पल को अगर हम साथ में देखें तो यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूँ। अब m को, मैकेनिकल एनर्जी क्या थी इसकी, इस बॉल की 4 जूल्स ही थी, और यहाँ पर भी सेम कंजर्व्ड रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। यस, चेंज क्या हो सकता है, फॉर्म कैन चेंज, वो फॉर्म चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से पूरी की पूरी नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। यहाँ पर अगर हम बोलें कि कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी है, कांस्टेंट ही रहती है, वो चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रही है, उनकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, पी कंपार्टमेंट से के कंपार्टमेंट जा रहे हैं, या प्रैक्टिकल भाषा में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। व्हाट अबाउट इन बिटवीन केस, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है इन बिटवीन, जो यहाँ पर P में 2 बॉल्स और K में 2 बॉल्स। आगे जाके क्या हो सकता है आप खुद बता सकते हैं, एक और बॉल यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और एट लास्ट क्या हो जा रहा है, चारों की 4 बॉल यहाँ पे आ जा रही हैं। किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, m जो है वो कंजर्व्ड ही रहना है, m इज कंजर्व्ड। वापस हम अपनी डेफिनेशन पर आ गए हैं, और ये जो सेकंड कंडीशन थी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, बट एक शर्त है, एक रूल है कि फोर्सेस जो होनी चाहिए, जो उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रही हैं, वो सब कंजर्वेटिव होनी चाहिए। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पहले भी लिया था। यहाँ पर एक बॉल है और वो नीचे आ रही है।
अगर यहाँ पर हम एज्यूम कर लें कि सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यहाँ क्या हो गया कि ये पोजीशंस पर मैटर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करेगी, डिस्टेंस पे नहीं, एक्चुअल पाथ टेकन पे नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बॉल को इस तरह से घुमाकर यहाँ रख दिया जाए या सीधे सीधे रख दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सेम ही होना है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए, यानी कि P अगर स्टार्टिंग में 4 जूल था तो यहाँ नीचे जाकर M कितना हो गया, यहाँ पे 4 ही है, मैकेनिकल एनर्जी तो 4 जूल की रही, यहाँ पर नीचे नीचे आते आते सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और P = 0 हो जाएगा और K क्या हो जाएगा, 4 जूल हो जाएगा। यहाँ भी M जो होगा वो 4 ही रहेगा और हम बोलेंगे क्योंकि M की वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है। यस, फॉर्म चेंज हो रही है बट दैट इज़ फाइन, पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है। अब ये रूल कब नहीं लगेगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाएंगी। जैसे ग्रेविटेशन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी पाथ जो लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो पैरों में कुछ फ्रिक्शन लगेगा, चल के जाना है जूतों पे कुछ फ्रिक्शन लगेगा, क्या वो सेम होगा अगर इस तरह से जाएं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पर इस रास्ते में जाने में फ्रिक्शन पैरों पर ज़्यादा लगेगा। तो पाथ डिपेंडेंट है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो पाथ डिपेंडेंट होती हैं कि आपने रास्ता कौन सा लिया उस पर डिपेंड करती हैं, या डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जो नॉर्मल भाषा में कॉमन सेंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है वही यहाँ पे फ़र्क आ गया है कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ टेकन, और जो ग्रेविटेशन है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। इनको जो पाथ लिया गया है, जो रास्ता लिया गया है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जूतों पे यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, पाथ के हिसाब से वो कैलकुलेट होगा, जितना पाथ लेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये नहीं कि इतना ही फ्रिक्शन लगेगा इसी रास्ते पे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ऑब्जेक्ट सीधे यहाँ रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1 वैल्यू, और अगर यहाँ से घुमा के लेके आ गए और फिर रख दिया तब भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेम ही होगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन पाथ। तो वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल्स थी और काइनेटिक एनर्जी 0, पर आपने जब नीचे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखा P तो 0 हो गया बट काइनेटिक एनर्जी आपको सिर्फ 3 जूल मिली। M कितना हो गया यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, 3। तो ये लॉस हो गया ना एक। तो क्या कंजर्वेशन हुई, नो। जो हम पहले एग्जांपल कर रहे थे, एक बॉल गायब हो गई है। स्टार्टिंग में 4 बॉल्स थी बट अब जब वापस दिया जा रहा है, जब बच्चे ने वापस दिया तो हमें क्या 3 बॉल्स मिली। तो वी विल से दैट मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं हुई। क्यों नहीं हुई होगी, तो हमारा दिमाग सीधे जाएगा कंडीशन पे, क्योंकि बोला गया था कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगती हैं तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहाँ पर यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगी है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी हो सकती है? यस, दैट कैन बी एयर फ्रिक्शन। जो जब ये नीचे आ रहा होगा तो हवा में जो इस गेंद के साथ फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके कारण क्या होगा, कुछ एनर्जी वहाँ पर हम कहते हैं कभी वेस्ट हो जाएगी, लूज़ कर देंगे हम। तो उसी तरह से अगर हम देखें स्टार्टिंग में अगर देखें तो अगर यहाँ पर P में सारी बॉल्स थी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं था, और जब नीचे आके देखा P और K को तो काइनेटिक एनर्जी में हमें 3 बॉल्स ही मिली। बाकी कहाँ गई, तो बाकी शायद यहाँ लूज़ हो गई है। किसके कारण, दिस इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा है, ये एयर के कारण जो फ्रिक्शन मिल रहा है, इसके कारण ये बॉल यहाँ छूट गई, वेस्ट हो गई। इसके कारण ही काइनेटिक एनर्जी हमें वहाँ पर जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ m = 3 आ रहा है और यहाँ m = 4 था। नाउ वी विल से in this case because a non-conservative force is acting on the object, the conservation of mechanical energy will not hold true.
वो नहीं बैठेगा सही, आपकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपके केस में एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ चुकी है, और जो इस केस में क्या है, एयर फ्रिक्शन।